Hello students, how are you? In this chapter we will discuss about meter bridge and some question related to electric current and resistance. Okay, first takes first question. Find current I1 in the following circuit. हमें जो सर्किट ये ड्रॉन किया हुआ उसमें करंट्स आपको ड्रॉ भी किए हुए हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, और हो सकता है कि ये जो करंट्स हैं उनकी डायरेक्शंस ना गिवन हो। अगर आपको नहीं गिवन है तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में आप करंट को लेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर आपने उस डायरेक्शन को गलत लिया होगा तो जो आपका आंसर आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लिख दोगे कि नहीं, जो मैंने लेट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है कि भाई करंट की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन आप कुछ भी लेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, देखिए। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो करंट I1 की डायरेक्शन ली हुई है वो ये हो गई करंट I1 की डायरेक्शन। तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इस रेफरेंस पे ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। सिमिलरली देखिए I2 कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला निगेटिव। ये I2 की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, बैटरी का जो कैसे चेक करते हैं, जो स्मॉलर टर्मिनल होता है वो निगेटिव होता है, जो बड़े वाला जो लंबी लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ओके, अब जो आपकी मिडिल ब्रांच है उसमें देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्या I3। तो ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पहला टर्मिनल प्लस फिर माइनस। तो जब आपका करंट रेजिस्टेंस में एंटर करेगा तो फर्स्ट टर्मिनल रेजिस्टेंस का प्लस का होगा और दूसरे वाला माइनस क्या होगा, और बैटरी का क्या होगा, जो ग्रेटर टर्मिनल है वो प्लस होगा, जो स्मॉलर टर्मिनल है वो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप करंट के डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब हमें अप्लाई करना है केवीएल। तो केवीएल सबसे पहले हमने इस लूप में अप्लाई किया। ठीक है, तो केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, इस वाली ब्रांच में देखिए। सबसे पहले लिया -40 I3, ये रहा आपका 40। आप यहां पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से आपने फर्स्ट टर्मिनल देखो, यहां से ऐसे जा रहे हो, ऐसे घूम के ऐसे आओगे आप। ठीक है, लूप का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो घूम के आपको उसी पॉइंट पर वापस आना है। तो फर्स्ट टर्मिनल क्या है इसमें, -40, करंट कितना है I3। तो ये के हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, केवीएल। केवीएल का मतलब सारे वोल्टेजेस को हमें सम करना है। किसको सम करना है, वोल्टेजेस को सम करना है। तो -40 I3, 40 क्या था रेसिस्टेंस, I3 करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है, V इज इक्वल टू IR से। देखो फर्स्ट टर्मिनल माइनस हो गया, देखो बैटरी का फर्स्ट टर्मिनल क्या है, प्लस का है। जब हम इस पाथ पे रोटेट कर रहे हैं तो बैटरी का फर्स्ट टर्मिनल क्या है, प्लस है। तो प्लस कितना हो गया, +40 माइनस, इसमें देखिए जब आप रोटेट करके नीचे है तो माइनस का फर्स्ट टर्मिनल क्या है, -20 I2 प्लस 80, दिस इज 80। ओके, तो यहाँ पे जो ये वोल्ट है, सॉरी ये वोल्टेज है और ये भी 80 वोल्ट है। ओके, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड लूप में लगाएंगे, ऊपर वाले लूप में। ऊपर वाला लूप कैसे करंट फ्लो माना हमने, इस तरह लेट कर लिया। चलो देखते हैं, तो यहां से चलते हैं। आप इस पॉइंट से स्टार्ट करो तो कितना होगा, माइनस का पहला टर्मिनल क्या है, प्लस का। तो +20 I1, फिर घूम के आप आए, यहाँ पे देखा आपने फर्स्ट टर्मिनल क्या है, माइनस का 40 वोल्ट। ठीक है, ये ओम नहीं है, 40 वोल्ट। फर्स्ट टर्मिनल क्या है, प्लस का है, तो 40 I3, और आप फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारी दो इक्वेशंस बन गई। तीस इक्वेशंस क्या होगी, हमें अप्लाई करना पड़ेगा केसीएल इस नोड पे। इस नोड पे देखो ये करंट ऐसे एंटर कर रहा है, ये भी करंट एंटर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों से लीव कर रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो I3 होगा, ये वाला करंट, ये I3 है, ये इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि हमने पढ़ा है केसीएल में एंट्री करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई, 1 2 एंड 3। तो तीनों इक्वेशंस को आप, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप तीनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके फिर दो दो वेरिएबल इक्वेशन को आप इजीली सोल्व करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो इसमें डिफिकल्ट टास्क होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से आप केसीएल और केवीएल को एप्लीकेबल करके इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इफ नो करंट फ्लो in AO section. Also find the current drawn by the circuit
फ्रॉम सेल ऑफ 6 वोल्ट ऑफ जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस। एक 6 वोल्ट की सेल है इसने या बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस कौन सा है, ये आपका अननोन रेसिस्टेंस है, तो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, चलो देखते हैं। अब सबसे पहले मैं कोई भी क्वेश्चन अगर मैं इस तरह का हो जिसमें 5 रेसिस्टेंस लगे हों तो इसको हम सोल्व करके देखेंगे इनका रेशियो निकाल के कि कहीं ये व्हाइट स्टोन ब्रिज तो नहीं बना था। क्या इसने दिया है, नो करंट फ्लो इन एओ सेक्शन, तो एओ सेक्शन ये है। ठीक है, इसमें करंट कितना है, 0। तो हमने ही पढ़ा था कि जब मिडिल वाले सेक्शन में करंट 0 हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस्ड व्हाइट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस के लिए क्या होता है कि भाई दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो 2/3 इज इक्वल टू x/6। ठीक है, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करके बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच इनके जो पोटेंशियल होंगे वो कितने होंगे, कांस्टेंट होते हैं। चलो एक कंडीशन हम और देखते हैं। इसका मतलब इसने कहा है कि जब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो इस ब्रांच में जो करंट है वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द पोटेंशियल एट VA इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट VO। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि 10 ओम के रेसिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि करंट हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका मैं सर्किट रीड्रॉ कर देता हूं, फिर उसको आप पीछे क्वेश्चन में करा चुका हूं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 यहाँ पे आ जाएगा, x ये सीरीज में हो जाएंगे, उसके बाद 3 6 ये भी शुरू, ये जैसे 2 आया, ये अभी हमने सोल्व किया 4, ये 3, ये 6। उसके बाद यहाँ पे आप बैटरी लगा के अप्लाई करके ये लगा सकते हो। ये कितनी वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 2.4 ओम। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को सीरीज में सोल्व करना है, इन दोनों को सीरीज में सोल्व करना है। फिर जो आपका कॉम्बिनेशन आएगा उन दोनों को इस कहीं में करना है, पैरेलल में सोल्व करना है। ठीक है, पैरेलल में आएगा तो इन सारों का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर वो 2.4 के साथ क्या हो जाएगा, 2.4 के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका टोटल रेसिस्टेंस। फिर आप इसमें 6 वोल्ट में करंट या कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट थी वो थी व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने सॉल्व भी किया है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, symmetry property of the network. If we divide any circuit by a line of symmetricity into identical part, then the potential at every point on the line on that line will always same. ठीक है, इसमें क्या है सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी का, अगर हमने कोई नेटवर्क ड्रॉ किया हुआ है, जैसे ये बनाया और हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब यहाँ पे जो पार्ट है जैसे 2 ओम, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के क्या है, बिल्कुल सेम है या एक दूसरे से मिरर इमेज है, तो कहेंगे ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये होगी लाइन ऑफ सिमेट्रिसिटी। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर मेजरमेंट बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर, let a platinum wire of 50 centimeter length connected in CT arm of Whitestone bridge. Which arm? CD arm. कौन सी है CD arm? ये जो CD arm है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, इस जो प्लेटिनम वायर है इसका आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो सबसे पहले टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे कि वो बैलेंस होना चाहिए, तो P वाले पार्ट का रेसिस्टेंस डिवाइड बाय R वाले पार्ट का रेसिस्टेंस इज इक्वल टू Q पार्ट का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस प्लेटिनम वायर के पार्ट का रेसिस्टेंस, मान लेता हूं X। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि भाई कीप द प्लेटिनम वायर इन आइस एंड मेक P इज इक्वल टू Q। P और Q को हम इक्वल रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पहले से ही कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को लेके चलना है।
ठीक है, पी और क्यू को इक्वल लिया, देखा कि कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं होना चाहिए, इसको सबसे पहले आइस में रखेंगे हम। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस वायर का रेजिस्टेंस निकल जाएगा एट 0 डिग्री, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। तो हमें क्या चाहिए, हमें पहले आर नोट निकालना है, फिर आर टी निकालना है, फिर प्लेटिनम का अल्फा हमें नॉन होता है, और टी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे टी क्या है, टेम्परेचर है। तो वही किया कि भाई इसको पहले हमने आइस में रखा, मतलब 0 डिग्री केल्विन पर रखा, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा। आफ्टर क्लोजिंग की, जैसे हम की को क्लोज करेंगे, कौन सी की, ये वाली की को क्लोज करेंगे, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई आर नोट हो जाएगा। यहाँ पे जो आर नोट है वो रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हम आर नोट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसी वायर को हम कहाँ पे रखेंगे, स्टीम पर रखेंगे, कौन से टेम्परेचर पर, 100 टेम्परेचर पर। तो अब P बाई आर डैश बाई आर 100, तो जब हमने इसको उस पे रखा तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R100, जब स्टीम पे रखा। अब जो ये वाला R है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हमें क्या करना है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू ऑलवेज जो रेशियो है P बाई क्यू का वो सेम रहेगा, तो इसको भी हमें वेरी करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस R को इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल होंगे, R और R100 इक्वल होंगे, या R और R नॉट इक्वल होंगे, तभी इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा। ठीक है, चलो, तभी पॉसिबिलिटी है कि इसमें करंट आपका 0 हो जाए। तो इसी तरह हमने यहाँ से R100 निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम इस प्लेटिनम वायर को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखेंगे जिसमें हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिस टेम्परेचर को हमें फाइंड आउट करना है उस टेम्परेचर पर इसको पुट करेंगे, और वही फॉर्मूला लगाएंगे, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर डबल डैश डिवाइड बाई आर टी। ठीक है, अब हमें R0 मिल गया, RT मिल गया, और R100 हो गया। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R100 इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या चाहिए था, अल्फा चाहिए था, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमने अल्फा निकाल लिया। फिर दोबारा से ही हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब के R100 नहीं होगा, क्या होगा, RT होगा। तो यहाँ पर भी टर्म पहले 100 आई थी, अब के क्या आ जाएगी, T। तो जो हमने अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा T। तो फॉर्मूला आप इसको डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो कि भाई T इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई R100 माइनस आर नॉट इंटू 100। ठीक है, और RT और R100 ये सब किसके इक्वल थे, R नॉट के, R डैश के, और R डबल डैश के। ठीक है, तो उसके इक्वल भी पुट करके आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो। ये सेमी इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो अब नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज का काम क्या होता है, मीटर ब्रिज, ए स्लाइड वायर ब्रिज इज ए practical form of Wheatstone bridge. It consists of a wire AC of constant or मैग्नेनिन ऑफ 1 मीटर लेंथ, लेंथ इसकी फिक्स होती है मीटर ब्रिज में कितनी, 100 सेंटीमीटर, एंड ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज स्ट्रेच बिटवीन कॉपर स्ट्रिप ऑन ए हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। तो ये कहां पे स्ट्रिप होता है, ये रहा देखो, ये स्ट्रिप्स हो गई। ठीक है, ये एक बोर्ड के ऊपर ये स्ट्रिप्स लगी रहती हैं, इनके बीच में एक वायर रहता है, ये हो गया प्लेटिनम वायर। ठीक है, इनके पार्ट में दो नॉन रेजिस्टेंस, एक आर और एक एस यहाँ पे कनेक्टेड कर देते हैं, और जो इसकी वायर की जो टोटल लेंथ होती है दैट इज ऑलवेज कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ए मीटर स्केल इज आल्सो फिटेड। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को मीजर करने के लिए यहाँ पर एक मीटर स्केल को फिट कर देते हैं। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है वो हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, आर। ठीक है, उसे हम आर पर कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि देखो फिगर में। अब जो अननोन रेजिस्टेंस था वो कहीं किसकी फॉर्म था, वेटस्टोन ब्रिज की, उसमें देख लेते हैं। देखिए, अब इसको वेटस्टोन ब्रिज में कैसे, ही देखो, एक आर आपका कनेक्टेड है, एक आपका एस कनेक्टेड है, उसके बाद एक वायर लेंथ एल, इसका रेजिस्टेंस कुछ पर्टिकुलर होगा, और दूसरा 100 माइनस एल लेंथ का। तो ये क्या बन गया, एक व्हाइटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और बीच में क्या कनेक्टेड है इसमें, दोबारा से देख लेते हैं। जैसे कि देखो, ये आपका एक ऐसे हो गया, ये और ये बीच में जो गैल्वेनोमीटर आ गया, जो गैल्वेनोमीटर लगेगा इधर, ये आर, ये एस, ये एल लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस, और ये 100 माइनस एल लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस। क्लियर है इतना। अब इसमें एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जो आर है वही आपका नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको
फाइंड आउट करनी होती है। तो अब हमें क्या है, गैलोमीटर में तब तक हम जो इसकी स्ट्रिप होती है, ये जॉकी होती है, ये गैलोमीटर इस जॉकी पे लगा हुआ कनेक्टेड होता है यहाँ पर बी। इसको क्या करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं और इधर 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 शिफ्ट करते रहते हैं, जब तक शिफ्ट करते हैं जब तक कि इस गैलोनोमीटर में जो करंट है वो जीरो ना हो जाए। मतलब जीरो का मतलब क्या होगा, उसे बोलेंगे हम कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अब बैलेंस कंडीशन में है। अगर बैलेंस कंडीशन में है तो आर बाई एस इज इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, और एस कितना हो जाएगा आपका यहाँ से सोल्व कर सकते हो, एस इज इक्वल टू क्यू आर बाई पी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज रेसिस्टेंस P इज इक्वल टू, यहाँ पे जो P है वो रेसिस्टेंस टर्म के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो P रेसिस्टेंस का कितना होगा, रो एल डिवाइडेड बाई ए, क्लियरली इतना। और हमने कहा कि जो ये ब्रांच है ये P ब्रांच है, ये वाली Q ब्रांच है, इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ 100 माइनस L है। ओके, तो दूसरी लेंथ कितनी है 100 माइनस L, तो Q कितना हो जाएगा, रो 100 माइनस L डिवाइडेड बाई A। अब हमें क्या चाहिए, हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो 100 माइनस L डिवाइड बाई ए दिस इनटू R। अब यहाँ पे जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी S इज इक्वल टू 100 माइनस L डिवाइड बाई L इनटू R। यहाँ पे जो R होता है वो कौन सा है, आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें हम रेजिस्टेंस को वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, S क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको R को ही रेजिस्टेंस बॉक्स पे कनेक्ट करना है, वो आप अननोन रेजिस्टेंस R पर भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपको दूसरे जो S हो जाएगा वहां पर आपको नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर, या तो आप, ठीक है ना, तो आपको या तो इसको कनेक्ट करना है या इसको कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, आर और एस में से एक को आप नॉन रेजिस्टेंस रखोगे और दूसरे को आप अननोन रेजिस्टेंस पे रखोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये एक फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर आपका कैपेसिटेंस गिवन हो, अगर आपकी जो वोल्टेज बैटरी है वो डीसी बैटरी है, ठीक है, डायरेक्ट करंट है, तो अभी तक जितना भी करंट हमने पढ़ा है वो जो बैटरी होती है वो डायरेक्ट करंट डीसी बैटरीज होती हैं। ठीक है, और जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी होती है, उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो जब कभी भी आपने बैटरी डीसी कनेक्टेड की है और कोई कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस के सीरीज में लगा हो, तो उस कैपेसिटेंस को हम ओपन सर्किट कर देते हैं, मतलब उसके प्लेस पे हम ओपन कर देते हैं, कैपेसिटेंस को हटा देते हैं। ठीक है, दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ओपन सर्किट, इसे कहते हैं हम ओपन, जब बीच में खुला परिपथ हो, ठीक है, ओपन सर्किट। और जब ये आपस में शॉर्ट हो जाए, मतलब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। ओके, चलो, तो हमने इसको रीड्रॉ करेंगे, 2 ओम ऊपर बनेगा, यहाँ 4 वोल्ट 2 ओम, ये वाला जो वायर है सी वाला, जिसमें सी या कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, इसको हम ओपन कर देंगे। मतलब हमेशा ध्यान रखना है, सर करंट हमेशा क्लोज पाथ में ही फ्लो करता है, जहां पर भी ओपन आ गया उसमें अब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे कि अब देखो इस वाले पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। तो अब करंट किस में होगा, बस यहां से फ्लो होगा, इसमें 2 में जाएगा और फिर इस 2 पे वापस आ जाएगा। केवीएल लगा देंगे, 4 माइनस टू आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू आप क्या हो जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। जो पोटेंशियोमीटर होता है उसकी जो वर्किंग होती है वो सिमिलर ही होती है, लगभग नियर अबाउट मीटर ब्रिज जैसे। ठीक है, ओके, बट मीटर ब्रिज में जो लेंथ लेते हैं हम 100 मीटर लेते हैं, पोटेंशियोमीटर में हम कितनी भी लेंथ आप ले सकते हो, मोस्टली ली जाती है 400 सेंटीमीटर या 400 सेंटीमीटर। कंडीशन क्या है, पोटेंशियोमीटर में हम क्या करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, किसी भी सेल का पोटेंशियल मेजर करने के लिए या ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, किसी भी सेल का ईएमएफ काउंट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर की हेल्प से हम किसी भी सेल का या किसी भी बैटरी का पोटेंशियल ईएमएफ काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईएमएफ नहीं देगा, वो देता है टर्मिनल पोटेंशियल। कौन सा, टर्मिनल पोटेंशियल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज पोटेंशियोमीटर इन प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर की हेल्प से हम किसी भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ईएमएफ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर जब पोटेंशियल को मेजर करता है तो उस टाइम पे उस वायर से करंट कितना फ्लो होता है, 0, और जब करंट 0 हो जाता है तो वही आपका क्या हो जाता है, वी और ई इक्वल हो जाते हैं, मतलब आपका पोटेंशियल ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है,
चलो देखते हैं। अब यहाँ पे एक वायर इन्होंने पोटेंशियोमीटर बनाया हुआ है। देखो ये ए पॉइंट, ये 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 100, फिर यहाँ से 200, 200 से 300, 300 से 400, तो एक 400 मीटर वायर हो गया। अब आपने क्या किया, जैसे आपने कोई वोल्टेज अप्लाई की, मान लेट कर लेते हैं 100 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज होगी, 100 वोल्ट, और यहाँ पर बी पॉइंट पे कितनी होगी, 0 वोल्ट, क्योंकि आपने जो बैटरी अप्लाई की है पोटेंशियोमीटर वो 100 अप्लाई की है, ठीक है। वैसे तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा, तो टोटल प्रॉपर 100 ना होकर 95 आप लेट कर सकते हो, या थोड़ी सी कम लेट कर सकते हो, ठीक है। तो 95 यहाँ पर होगा, दूसरे टर्मिनल पर कितना होगा, 0। तो पोटेंशियल क्या होगा, धीरे 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 डिक्रीज होता रहेगा। तो हमें ऐसे केस में फाइंड आउट करना है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। कितनी वोल्टेज है हमारी, 95, कितनी लेंथ है, 400। तो यहां से हमें पता चल जाएगी वोल्टेज पर सेंटीमीटर, ठीक है, जिसे कहते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बारे में प्रिंसिपल क्या था, वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length। यहां से हमें पता चला है कि जो fall of potential होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। मतलब जैसे जैसे ये पोटेंशियल क्या होगा, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये, तो जैसे जैसे आप लेंथ पे जाते रहोगे पोटेंशियल क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल किस किस के पॉइंट के बीच में, एक यहाँ, और जहां पे आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेगा, ठीक है। चलो, तो एपरेटस इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, द पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, मैग्नेटियम और कॉन्स्टेंटम का वायर हम इसमें यूज करते हैं। एक वुड का बोर्ड होता है, उसके ऊपर इसको सेटअप कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द रेसिस्टिविटी ऑफ वायर इज आर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए एंड द टोटल लेंथ इज एल। हमने जो लेंथ है 400 मानी है वैसे तो, बट हमने अब इसको यहाँ पे एल ले लिया है, ठीक है। पोटेंशियल कितना होता है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि तो यहां से हो जाएगा K इंटू एल, तो कितना हो जाएगा, रो आई डिवाइडेड बाई ए। हमने क्या किया, L जो लेंथ थी और K, ठीक है। पोटेंशियल को हमने चेंज करना है किसकी टर्म्स में, हमें चाहिए, देखो इसको छोड़ो आप, ये थोड़ा गलत हो रहा है। यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना है आपका, आई रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो V इज इक्वल टू के एल, हम इसको पुट कर सकते हैं। के एल क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। चलो, तो V इज इक्वल टू के एल आ गया, हमने इसको लेट कर लिया, V इज इक्वल टू के एल। तो यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो कितनी है, K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, रो आई डिवाइडेड बाई ए। तो यही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला कांस्टेंट हो गया। तो के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, जहां पे के आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। डिटरमिन द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी भी बैटरी का ईएमएफ किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सर्किट हमें दिखाया गया है, यहाँ पे एनर्जी ईएमएफ कितना ई है। अब हमें जो सेल जिसका ईएमएफ निकालना है, ये वो सेल है जिसका हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो इस सेल का हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है, उसको हम कनेक्ट करेंगे कौन से टर्मिनल में, ए से, फिर सेल कनेक्ट करते हैं, उसके बाद चौकीसे से कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो लिया हुआ पोटेंशियोमीटर वो 100 मीटर लेंथ का लिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो 0 हो जाएगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो था। तो यहाँ पर करंट कितना हो गया, 0। तो जब इस सेल से करंट कितना हो जाएगा, 0, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए और जे के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। ए और जे के बीच का पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, इस सेल के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं, ठीक है। और जो ये पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ होगा। क्यों होगा ईएमएफ, क्योंकि इस सेल से इस टाइम कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस जॉकी की हेल्प से इसको ए पॉइंट से शिफ्ट करते करते कहां तक लेके जाएंगे, बी पॉइंट तक लेके जाएंगे। कब तक, जब तक कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 ना हो जाए, ठीक है। द क्लोज की K1 करंट फ्लो, ये मैंने थियोरेटिकली लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे, V इज इक्वल टू के एल।
और अब हम यहाँ पे करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो करंट कितना होगा, अगर हमें करंट की वैल्यू, तो टोटल ईएमएफ कितना है ई, करंट का जब तक आपने इसको कनेक्ट नहीं किया तो इस वायर से कितना करंट फ्लो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट क्या होता है, कितना होगा, टोटल पोटेंशियल ई बटे टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर, आर रेजिस्टेंस ये हो गया और जो स्मॉल आर है वो हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यहाँ से आर प्लस आर आ गया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा अक्रॉस द वायर, वायर का रेजिस्टेंस हमने आई माना है, टोटल करंट वायर से ये होता है, ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप। वैल्यूज आपने पुट कर दी आएगी ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, हम उस लेंथ से उसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ई आर प्लस आर, आर बाई एल। अब हमें क्या निकालना है, v इज इक्वल टू के एल, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के कितना हो जाएगा, लेंथ को आप यहाँ पे लेफ्ट करके इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर दो, v कितना हो गया आपका ई आर प्लस आर, आर बाई एल इंटू एल। जो ये कैपिटल एल है ये है पूरे वायर की लेंथ, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के बीच की लेंथ। जो स्मॉल एल है वो इतनी लेंथ है जहां पर आपकी चौकी कनेक्टेड है, तो ये लेंथ एल ली है और ये टोटल लेंथ एल ली है, कैपिटल एल, ठीक है। बस इसके हेल्प से आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ई आपका फिक्स रहेगा, आर आपका फिक्स रहेगा, किसी वायर की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो जो आर है वो भी सेम रहेगा, कैपिटल एल भी कांस्टेंट रहेगा और आर भी। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, ओनली लेंथ एल पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। सेंसिटिविटी, द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प, विद इट्स हेल्प। तो सेंसिटिविटी होती है कि वो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल जो किसी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ठीक है। So the difference between the potentiometer and voltmeter. Potentiometer, it is measured the EMF of a cell very accurately. It measures the EMF of the cell approximately. Mainly it measures the potential difference or terminal potential. ठीक है. Second, no current flow from the source to no EMF. It draws some current from the source while measure EMF. इसीलिए जो वोल्टमीटर होता है वो आपको एक्यूरेट EMF की वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। The resistance of the potentiometer become infinite while measure EMF and the resistance of voltmeter is high but not infinite, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट नहीं है तो उससे करंट फ्लो, कुछ करंट फ्लो जरूर होगा, ठीक है। करंट फ्लो होगा तो वो ईएमएफ को ना मेजर करके टर्मिनल पोटेंशियल को ही मेजर करेगा। इट्स सेंसिटिविटी इज हाई, इट्स सेंसिटिविटी इज लो, बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड, इट बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड मींस जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट होके कहां पर आ जाएगा जब हमें मेजर करना है, जीरो पर, उसमें हमें कोई वैल्यू को काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। It can be used for various purpose, internal resistance of the cell, EMF of the cell, etc. It can be used only potential difference or EMF only, ठीक है। Mainly it is used for potential difference or terminal voltage measurement. Next question, it is in a meter bridge, null point is found at a distance of 40 centimeter from A. If a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, null point across at 50 centimeter from A. Determine the value of R and S. हमको मेजर करना है वैल्यू ऑफ R and S। दो कंडीशन है, पहले आपको जो नल पॉइंट मिल रहा था फाउंड एट 40 सेंटीमीटर पर, और जब आपने S को इसके साथ नल पॉइंट के साथ एक रेजिस्टेंस 12 ओम का ऐड कर दिया पैरेलल में, तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है 50 सेंटीमीटर पर। तो पहला केस क्या लेना है, तो फर्स्ट केस में आप लोगे कि जो ये 12 वोल्ट है वो कनेक्टेड नहीं है, तो 12 वोल्ट नहीं कनेक्टेड नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा, R बाई एस डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। हमने ये फॉर्मूला अभी पीछे प्रूव किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R बाई एस एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। ये कैसे आया, रियलिटी में तो ये वाला रेजिस्टेंस होना चाहिए था रो L डिवाइड बाई ए, और नीचे वाला कितना होगा रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए से ए कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा, तो क्या बचेगा L डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, L की वैल्यू आपको पता है कितना है 40 है, टोटल लेंथ कितनी होती है 100, बची कितनी 60, तो इन दोनों का रेशियो आ गया 2/3, पहली इक्वेशन बन गया। अब क्या हुआ, आपने 12 ओम को कहीं में ऐड कर लिया है, 12 ओम को पैरेलल में ऐड कर लिया है, तो पैरेलल में उसको सोल्व करेंगे, एस पैरेलल
फिर r बाई एस डैश इजकल टू एल डैश बाई 100 माइनस एल डैश कहाँ शिफ्ट हो जाता है 50 पर, और r बाई एस डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना है 12s डिवाइडेड बाई s प्लस 12, ये है आपका 12s डिवाइडेड बाई s प्लस 12, ठीक है। ये वैल्यू आप पुट करोगे 50 बाई 50 कितना हो जाएगा 1, इसको सोल्व करके दो इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन होगी आपकी 3r इजकल टू 2s, और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, r के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो 2/3s पुट कर सकते हो, भाई r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2s/3, ठीक है। तो ये वैल्यू आप पुट करके यहाँ से इसको सोल्व करके r और s की वैल्यू को इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two unknown distance x and y are insert, the null point is obtained at 40 centimeter from far end of a से 40 centimeter हमें null point मिलता है। when a 30 ohm resistance is connected in series with x के साथ में क्या कनेक्ट कर दिया गया बाद में, यहाँ पर 30 ओम और कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इन सीरीज विद x नल पॉइंट इज शिफ्टेड टू बाय 10 सेंटीमीटर, पहले जितना था उसमें कितना और शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया। द फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट व्हेन 30 ओम रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस y, अगर हमने y के साथ कितना 30 कर देते हैं तो x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सिंपल x और y l डिवाइड बाय 100 माइनस l 40 लगाओगे तो नल पॉइंट कितना मिला था आपको, नल पॉइंट मिला था 40 सेंटीमीटर, कितना मिला है 40 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये नल पॉइंट हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं, ये आ गया आपका 40 डिवाइड बाई 100 माइनस 40, कितना आ गया y और x में रिलेशन निकल गया x इज इक्वल टू 2/3y, इसे आपने बनाया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद 30 ओम रेजिस्टेंस इज इन सीरीज विद x, द बैलेंस पॉइंट एट 30, अब कितना हो गया शिफ्ट कितना हो जाता है वो 10 सेंटीमीटर प्लस, तो 40 पहले था अब प्लस 10 कितना हो गया 50, ये हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कितना लगाओगे x प्लस 30 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 100 माइनस 50, इसको सोल्व करके आएगा 1, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 30, ठीक है। और y की वैल्यू हमें पता है कितना है 3/2x, y की प्लेस पे हमने 3/2x पुट कर दिया, x प्लस 30, यहाँ से सोल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल ली, x आ गया आपका 60 ओम। अब x निकल गया, y भी निकाल सकते हो, y कितना x प्लस 30, तो y कितना आ गया 90 ओम आ गया, ठीक है। When 30 ohm resistance is connected in series with y, अब हमने सेकंड केस में क्या लिया कि भाई y के साथ कितना कनेक्ट कर दिया 30 ओम कनेक्ट कर दिया, तो हमने y के साथ कितना हो गया x तो वही है, y के साथ कितना कर दिया y प्लस 30 l डिवाइड बाई एल डैश डिवाइड बाई 100 माइनस एल डैश, तो यहाँ से सोल्व करेंगे 60 डिवाइड बाई 90 प्लस 30 करके आप यहाँ से एल डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, और जो कि सोल्व करके आएगा 33.3 सेंटीमीटर, ओके। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ए रेजिस्टेंस R is equal to 2 ohm is connected to a 1 gap meter which is a wire of 1 meter of unknown resistance x is greater than 2 ohm is connected to other gap, the balance point is noticed at L centimeter from positive end of the battery on interchanging R and X, the balancing point for the shift by 20 centimeter away from end A, calculate the value of X, तो हमें X की वैल्यू निकालना है, हमें ये गिवन है जो X है उसकी वैल्यू 2 ओम से ग्रेटर है, तो R की वैल्यू कितनी गिवन है 2 है, तो R बाई एक्स इज टू L डिवाइड बाई 100 माइनस L, अभी किया क्वेश्चन X डिवाइड बाई R कितना हो जाएगा, कब हो गया X और R इंटरचेंज करने पर कितना शिफ्ट हो जाता है 20, तो कितना हो जाएगा L प्लस 20 और 100 माइनस L माइनस 20, क्योंकि ये होता है 100 हमेशा, ये वाला पॉइंट होता है 100 माइनस L, तो L कितना है आपका L प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस L प्लस 20, जब कब होता है ऐसा जब आप R और X को क्या कर देते हो इंटरचेंज, जो कि आप R बाई एक्स था फिर X बाई R लिया आपने, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट केस में ये बना, सेकंड केस में ये बन गया, तो R बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लिया 80 माइनस L, क्या किया हमने इसी इक्वेशन को उल्टा कर दिया, अब R बाई एक्स कर दिया तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी 80 माइनस L और ऊपर वाली 20 प्लस L, तो दोनों इक्वेशन क्या होगी R बाई एक्स, ये इक्वेशन ये 2 बनाओगे तो इसको 3 बनाना, तो 3 और 1 को आप कंपेयर करके इक्वल पुट कर दोगे, सोल्व करा दोनों में, अब L आपका नॉन वेरिएबल है, दोनों को सोल्व करके आप वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। L
जो आपका टर्म्स होगी स्क्वायर टर्म कट जाएगी, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। अब एल की वैल्यू को 40 पुट करो, कितना आ गया आर बाई एक्स, कितना आ गया आर बाई एक्स इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 60, 2/3 हो गया। तो 2/x इज इक्वल टू 2/3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितने हैं ये ग्रेटर देन 2 ओम है, तो आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपको किसी भी सर्किट के में पावर निकालने तो तीन फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू वी आई या वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर या आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो पावर। तो पावर जो हमारे घरों में जो यूनिट होती है वो होती है 1 kWh, किलो वाट आर। ठीक है, किलो वाट आर एक यूनिट होती है जो मीटर में हम मीजर करते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने जूल होते हैं, एक किलो का मतलब 10⁻³ वाट यूनिट, एमकेएस में हम इनको कन्वर्ट करें, आर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इसी तरीके से जो हाउस वायरिंग जिसमें करते हैं हम, घरों की वायरिंग को करते हैं हमेशा पैरेलल में। ठीक है, और 10th में पढ़ चुके हो आप। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको हर ब्रांच में करंट को फाइंड आउट करना है। तो कितने लूप बनाओगे आप, 3 लूप बनाओगे, एक ये लूप बन गया, सेकंड लूप ये बन गया, थर्ड लूप ये बन गया। इसमें करंट I1, इसमें I2 और इसमें I3 हो गया। अब आप इसमें केवीएल अप्लाई कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे देखो मैंने ऐसे माना मेरा करंट इस तरीके से इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, इस वाले में किस तरह हो जाए क्लॉकवाइज मैंने इनको सबको लेट किया है, और इसमें भी मैंने क्लॉकवाइज लेट कर लिया। यहाँ पे माना I1, इसमें माना I3 और इसमें लेट कर लिया I2। ओके, तो पहले वाली ब्रांच में देखो क्या लिखेंगे, पहले वाली ब्रांच में कितना होगा, अब मैंने उसके अकॉर्डिंग प्लस ले लिया, जैसे डायरेक्शन में करंट हो रहा है फ्लो, पहला रेजिस्टेंस का टर्मिनल प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं इसकी इक्वेशन लिखें, इस वाले लूप में पहला जो लूप था कितना हो जाएगा, पहला टर्मिनल 4I1 प्लस है, फिर में से आया तो यहाँ पे मिला मुझे प्लस कितना I1 माइनस I3, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ पे कितना है मेरा पहला टर्मिनल प्लस है, कितना I1 माइनस I2 है, इंटू ये भी रेजिस्टेंस कितना है 1 है, इसमें पहला कितना है -10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इसमें एक कंडीशन आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि हमने ये किया कि I1 माइनस I3। अब देखो जो ब्रांच है I1 डाउनवर्ड है और I3 अपवर्ड है, तो इस ब्रांच में जो करंट होगा दोनों का डिफरेंस होगा। अब मैं किसकी डायरेक्शन ले रहा हूँ, मैंने लिया कि भाई ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस, मतलब मैंने किस इस वाले करंट की हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड आउट किया, तो यही बार मैं बिगर करंट मानूंगा, तो कितना हो जाएगा I1 माइनस I3। क्लियर, तो इस तरह से I1 माइनस I3 आएगा, I2 माइनस I3 आएगा और I1 माइनस I2, हम तीनों करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो एक लूप में और लगा के दिखा देता हूँ, फिर 3 इक्वेशन बनेंगे उनको आप सोल्व कर सकते हो। देखो ये एक लूप बन गया। ठीक है, इस लूप को अब लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, चलो देखिए इधर से चला, पहला टर्मिनल क्या है प्लस का ही, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, यहाँ से आया फिर यहाँ पे गया। अब देखो इसमें पहला टर्मिनल कितना है माइनस का है। ठीक है, करंट कितना है I2 माइनस I3 है। ओके, फिर ऊपर गया, पहला टर्मिनल क्या है माइनस का है, तो कितना होगा I1 माइनस I3, फिर घूम के आया वापस वहीं आ गया इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें एक इक्वेशन बनेगी जिसमें I1 I2 I3 होगा, इस तरह से आपकी 3 इक्वेशन बनेगी, एक इस लूप के लिए, एक इस लूप के लिए और एक इस लूप के लिए। तीनों इक्वेशंस को आप सोल्व करके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ये आंसर आपको गिवन है पेपर में। ठीक है, जो आपके ये लास्ट क्वेश्चन ने कराया, ये इस तरह के क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपके जो लेवल का बेस्ट क्वेश्चन है केवीएल और केसीएल अप्लाई करने के लिए। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने लिंक में एक टेलीग्राम ग्रुप मेक किया हुआ है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम किसी भी तरह के आपके कोई और डाउट्स हो, कोई और न्यूमेरिकल्स हो, आप मुझको सेंड कर दीजिए, मैं उसको आपको समझा दूंगा। अदरवाइज मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा उस तरह के न्यूमेरिकल्स को लेके जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, उससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल हैं, आपके डाउट्स हैं, तो आप बताइए, मैं उस वीडियोस को, उन क्वेश्चंस को एक वीडियो में फॉर्म करके आपके लिए फॉर्म करूंगा या बना दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है नीचे,
आप मेरे उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।